हेलो बच्चों, कल हमने बीए फाइनल में विकसित समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका और विकसित समाजों की समस्या और चुनौतियां पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे बच्चों बीए फाइनल में विकसित समाजों में लोक प्रशासन की विशेषता। विशेषता क्या है उनकी, वो हम आज पढ़ेंगे। पहला है इसमें राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता पाई जाती है, यानी विकसित समाज में लोक प्रशासन अगर कार्य करे, उनकी भूमिका हो तो उनकी इसमें स्थिरता पाई जाती है। जल्दी से वो क्या कहते हैं, विकसित समाजों में ये स्थायी रहती है। लोक प्रशासन तो वैसे भी स्थायी है, लेकिन समाज में भी वो भी पसंद करती है और स्थायित्व पाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप इन समाजों में लोक सेवाएं पूर्ण रूप से विकसित हैं। राजनीतिक प्रक्रिया में लोक सेवा की भूमिका सुस्पष्ट है और सामान्यतः इसे एक स्वतंत्र संस्था के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी विकसित समाज में ये लोक प्रशासन बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है और ये इतनी अच्छी भूमिका निभा रही है अपनी कि वो स्वतंत्र होकर संस्था के रूप में कार्य स्वीकार करती है। और उनका विशेषता ये है कि लोक सेवा हमेशा अपनी भूमिका जो पढ़ा हमने, क्योंकि वो स्थायी है इसलिए उनका कार्य वो स्वतंत्र होकर कर दी है। लोगों के और भी विकास करने की बात करती है, क्योंकि विकसित देश है, वहाँ विकसित समाज भी विकसित है, तो लोक प्रशासन बहुत ही अच्छा कार्य करती है। ये उनकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है विकसित समाजों में सामान्य लोक सेवाओं के बजाय विशेषज्ञ स्वरूप वाली लोक सेवाएं पाई जाती है। लोक सेवाओं में कार्यात्मक विशेषीकरण पाया जाता है। विशेषज्ञ कार्मिक एवं तकनीकी कार्यों में पारंगत लोक सेवाएं पाई जाती है। यानी विकसित समाजों में जो लोक सेवा के लोग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, जो लोगों की सेवा के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो बहुत ही अच्छा कार्य करती है। क्यों? क्योंकि वो विशेषकरण है, ये विशेषज्ञ है, यानी वो पढ़े लिखे हैं और साथ ही वो ट्रेनिंग किए हुए हैं, प्रशिक्षण किया हुआ है, तो वो कार्मिक तकनीकी ज्ञान उनको होता है और कार्यों में पारंगत लोक सेवा पाई जाती है। यानी जो आ रही है परंपरागत, उसमें परिवर्तन भी होता रहता है और नई नई तकनीकी सामने आती है। तीसरा है नौकरशाही तंत्र का आधार आवश्यक रूप से वृहत्तर होता है। यानी नौकरशाही में गवर्नमेंट सर्वेंट, पियोन से लेकर कलेक्टर तक सारे नौकरशाही, उसको कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट को कहते हैं नौकरशाही। तो इनका आकार वृहत्तर यानी बड़ा है, क्योंकि उनके बगैर लोगों का या जो विकसित देश है उस समाज का विकास उनके बगैर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नीतियाँ वगैरह बनाते हैं, व्यवस्था भी सरकार बनाती है और उनको क्रियान्वित करने का कार्य लोक प्रशासन करती है। इसलिए ये इनका नौकरशाही का रूप बढ़ता ही जाता है। इन समाजों में नौकरशाही के आकार के बढ़ने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण उनके आधार का व्यापकपन है। व्यापक आधार का अर्थ यह है कि नौकरशाही के कर्मचारियों में सारे समाज में से भर्ती होने की केवल प्रक्रियात्मक व्यवस्था ही नहीं, वो अपितु प्रशासन वास्तव में समाज के सभी वर्गों से आ सके, ये व्यवस्था है। यानी नौकरशाही में ऐसी प्रक्रिया है कि कोई भी कर्मचारी किसी भी समाज में आ सकता है। कोई भी विकसित समाज, जो विकसित देश है तो वहाँ समाज भी विकसित होगा, तो जाति धर्म किसी के भी आधार पर वो अपना पद ग्रहण कर सकता है। क्यों करेगा? क्योंकि अपने वो दिमाग और अपने मेहनत द्वारा वो पद हासिल करता है, न कि जनता द्वारा वोटों की खातिर वो पद हासिल करता है। इसलिए लोक प्रशासन
कर्मचारी क्या होता है, उनके समाज के हर वर्गों को लिया जाता है और वो अच्छे से कार्य करने लग जाते हैं। चौथी विशेषता है लोक सेवाएं पेशेवर और व्यवसायी होते हैं। उनको वेतन चाहिए, वेतन के बदले ही वो कार्य करते हैं। औद्योगिक समाजों में लोक सेवाएं धीरे धीरे व्यवसाय बन जाती है, यानी अब उनका व्यापार बन गया है लोक सेवा। जैसे कि गवर्नमेंट सर्वेंट है, स्कूल है तो निजी स्कूल है खुली हुई है, तो वो उनका व्यवसाय बन गया है पैसे कमाने के हिसाब से। तो निजी है वो पैसे कमाने के हिसाब से, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उनको तो सेवा करनी है, लेकिन जो निजी जो हॉस्पिटल वगैरह स्कूल है कॉलेज है ये सब खुली हुई है, उनके लिए वो सब उनके लिए व्यवसाय बन गया है। समाजों के लिए वो सिर्फ पैसे और उनके व्यवसाय का कार्य करते हैं। औद्योगिक समाज में लोक सेवाएं धीरे धीरे व्यवसाय बन गई जाती हैं तथा सेवा के अंतर्गत तकनीकी विशेषीकरण विकसित हो जाता है। अनेक कारणों से विकसित राज्यों की नौकरशाही में व्यवसायिक दृष्टिकोण बढ़ता जाता है। इसमें भर्ती के समय समान योग्यता देखी जाती है, समान शैक्षणिक पृष्ठभूमि पर जोर दिया जाता है, प्रशिक्षण में एक रूपता रहती है तथा विलक्षणताओं के कारण ये निजी प्रशासन के निम्न एवं व्यवसाय बन जाती है। कहने का मतलब विशेषता में ये लोक सेवा पेशेवर और व्यवसायी है वो तो पढ़ लिया हमने, लेकिन तकनीकी विशेषीकरण विकसित हो जाता है और नौकरशाही व्यवसायिक दृष्टिकोण बढ़ जाता है। इसके अलावा इनकी योग्यता समान होती है, यानी पुलिस भर्ती के लिए सबके लिए योग्यता एक जैसी, डॉक्टर के लिए सबके योग्यता एक जैसी। उनको एग्जाम देना पड़ेगा और MBBS प्रशिक्षण करना पड़ेगा, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब शैक्षणिक पृष्ठभूमि एक जैसी, योग्यता एक जैसी, शिक्षा एक जैसी। ऐसा नहीं कि हर कोई BA पास किया और सारी नौकरी ले ली, नहीं, जिस पद के लिए वो काबिल है ऐसी योग्यता होनी चाहिए। तो हर पद के लिए अलग अलग योग्यता है, लेकिन जैसे डॉक्टर के लिए तो पूरी समान योग्यता है, टीचर के लिए तो सबके लिए समान योग्यता है। इस तरीके से कलेक्टर है तो उनके लिए समान योग्यता है, समान ट्रेनिंग है। तो ये सारी और अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से समान योग्यता और शैक्षणिक सबके समान होने चाहिए और एक रूपता उनमें होती है, विलक्षणता नहीं होती। निजी प्रशासन में व्यवसाय बन जाती है, यानी अभी काम मैंने प्राइवेट या उनके लिए पैसा कमाना है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। टीचर जैसी योग्यता नहीं है तो बिना योग्यता के में प्राइवेट में कम पैसे देकर उनको लगाया जा सकता है, लेकिन सरकारी में गवर्नमेंट सर्वेंट उसमें ऐसा नहीं किया जा सकता। वही योग्यता उनकी होगी तभी उनको परीक्षा में बैठने दिया जाएगा या नौकरी वो प्राप्त कर सकेगा। लेकिन निजी में ऐसा कुछ नहीं है। निजी में बिना B.Ed किए, डॉक्टर के भी इंटर्नशिप नहीं हुई तो भी वो लगा लेते हैं, छुपा लेते हैं कि इनकी योग्यता है और छुपा कर वो कार्य करवाते हैं। तो उनका सिर्फ व्यवसाय है, लेकिन सार्वजनिक में ऐसा नहीं होता। विकसित औद्योगिक समाजों में राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व एवं परिपक्वता पाई जाती है तथा लोक सेवाएं अधिक उन्नत, विकसित, प्रशिक्षित होती हैं। अतः राजनीतिक प्रक्रिया में इसका सृजनात्मक एवं सकारात्मक योगदान होता है। लोक सेवा तथा अन्य राजनीतिक संस्थाओं के बीच विभाजन रेखा सामान्यतः निश्चित एवं स्वीकृत बन जाती है। कहने का मतलब विकसित औद्योगिक समाज में राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व परिपक्वता पाई जाती है, यानी जितना औद्योगिक और बढ़ेगा, समाज के लिए अच्छा कार्य होगा, तो राजनीतिक व्यवस्था में भी स्थायित्व, यानी मंत्री भी लोग उन्हीं को चुनेंगे, उन्हीं सरकार को बार बार चुनेंगे, क्योंकि वो सरकार लोक प्रशासन के थ्रू
अच्छा कार्य करवा रही है। तो इसके बदले में राजनीति में भी स्थायित्व आ जाती है। इसके अलावा लोक सेवा के विकसित प्रशिक्षण होती है। राजनीतिक प्रक्रिया का सृजनात्मक सकारात्मक योगदान होता है, यानी राजनीति में वो अपना सलाह वगैरह दे सकता है, क्योंकि सलाह वगैरह देना वो प्रशिक्षित किए हुए होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो वो नेताओं को अपनी सलाह देते हैं और सकारात्मक योगदान देते हैं। इस तरीके से इन राजनीतिक संस्थाओं का विभाजन रेखा निश्चित स्वीकृत बन जाती है, यानी ये दोनों उनका विभाजन तो है कि नेता लोग नीतियां बनाएंगे और लोगों के हित के लिए कार्य की नीतियां बनाएंगे, लेकिन उनको क्रियान्वित लोक प्रशासन ही करेंगे। तो ये लोक प्रशासन और ये दो भागों में बढ़ जाते हैं कि जो सरकार है वो तो जनता द्वारा चुन के आती है, और जो अपने दिमाग से पढ़ लिख कर परीक्षा देकर जो पद हासिल करता है वो सरकार का कहा हुआ जो समाज के हित के कल्याण के लिए कार्य है वो करवाते हैं। छठा इसमें है प्रशासनिक कार्यों में जनता की अभिरुचि एवं जन सहभागिता का स्तर तुलनात्मक दृष्टि से काफी उच्च है, यानी प्रशासन के कार्य और जनता की अभिरुचि में जनता सहभागिता, यानी लोक प्रशासन भी सहभागी होती है जनता की। क्यों? क्योंकि उनको तुलना की दृष्टि से देखा जाता है। किसको? प्रशासन को। कौन? जनता देखेगी कि हमने सरकार को बनाया है, तो सरकार प्रशासन को हमारे कल्याण के लिए कैसे कैसे कार्य देगी, तो इस पर भी तुलना की जाती है। लोक प्रशासन भी की जाती है और सरकार की भी तुलना की जाती है। सातवां है नौकरशाही पर राजनीतिक संस्थाओं द्वारा प्रभावी नीति नियंत्रण रखता है, यानी नौकरशाही। ये लोक प्रशासन नौकरशाही प्रशासन, लोक प्रशासन या लोगों की प्रशासन तो वो है कि IAS, IPS और IAFS, बाकी सारे इनको नौकरशाही में भी कहा जा सकता है। पियोन से लेकर कलेक्टर तक सारे नौकरशाही है। नौकरशाही इसलिए रखा है, शाही इसलिए रखा है कि वो अपने एग्जाम द्वारा, मेहनत द्वारा पद हासिल कर दे। तो इसका सातवीं विशेषता ये बताई है कि नौकरशाही पर राजनीतिक संस्था यानी सरकार का प्रभावी नियंत्रण रहता है। क्यों नियंत्रण रहता है? क्योंकि नौकरशाही को नियुक्ति कौन देता है? सरकार देती है। सरकार नियुक्ति देती है, इसलिए उन पर नियंत्रण रहता है। जो नीतियां बनाते हैं उन पर नियंत्रण रहता है कि लोक प्रशासन को इस नीतियों को क्रियान्वित करना है, ये कार्य उनको करते हैं। नहीं किया तो सरकार उनको फटकार भी लगा सकती है, निष्कासित भी कर सकती है, उनको ट्रांसफर कर सकती है। ये सब उनको डराने के लिए, भय के कारण वो कार्य करती है। आठवां है विकसित देशों में नौकरशाही की अधिक विधि संगत, कार्य कुशल तथा राजनीतिक दृष्टि से जवाबदेह समझा जाता है। यानी विकसित देश में अमेरिका वगैरह, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब विकसित देश है। भारत वगैरह ये है विकासशील। तो विकसित देश बढ़ते हैं, अब विकासशील भी पढ़ेंगे, उसमें क्या समस्या आएगी। तो अब तो विकसित मतलब देशों में नौकरशाही को अधिक विधि संगत, कार्य कुशल और राजनीतिक दृष्टि से जवाबदेह होते हैं। यानी वो अपना कार्य बहुत ही अच्छा करते हैं, क्योंकि विकसित देश है तो उनको टाइम में टाइम सैलरी मिल जाती है, और सैलरी भी अच्छी मिलेगी क्योंकि समाज का विकास हो रहा है। वो विकसित देश है, देश की भी तरक्की कर रहे हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, डॉलर का भाव बढ़ेगी, तो उनको सैलरी भी अच्छी मिल जाएगी। तो ये विकसित देश का हमेशा इसलिए उनके सारे लाभ मिलेंगे तो वो कार्य में कुशलता लाएंगे। लेकिन विकासशील समाज में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार बनम जाएगा, क्योंकि उनको कार्य का भार उनका बढ़ेगा और उनको सैलरी भी कम मिलेगी। इसलिए विकसित देशों में नौकरशाही कार्य कुशल के कार्य करते हैं और राजनीतिक सरकार भी जवाबदेह होती है। नवा है कार्य अथवा भूमिका का विभिन्नीकरण पारिवारिक स्थिति अथवा सामाजिक वर्ग के आधार पर न करके व्यक्तियों की निजी उपलब्धियों के आधार पर किया जाता है। ऐसी व्यवस्था सार्वजनिक कल्याण तथा उपलब्धि अनुकूलन की दृष्टि से बहुत उच्च स्तर की होती है। यानी
इनके कार्य भूमिका, विभिन्नीकरण, पारिवारिक, सामाजिक वर्ग आदि देखने को मिलता है। तो वो व्यक्तियों के निजी उपलब्धि के आधार पर किया जाता है। उनकी खुद की निजी उपलब्धि भी उनको मिलती है और ऐसी सार्वजनिक कल्याण और उपलब्धि अनुकूल दृष्टि से उच्च स्तर पर होती है। उनका कार्य की सराहना यानी प्रशंसा की जाती है। सार्वजनिक कार्य के अनुकूल वो कार्य करते हैं और उनका स्तर उच्च हो जाता है। 10वां है राजनीतिक निर्णय, प्रशासनिक परामर्श और कानूनी फैसले तर्कसंगत मानकों के आधार पर किए जाते हैं। परंपरागत विशिष्ट वर्ग, चाहे वे किसी भी धर्म तथा कबीले के संबंध में रखने वाले हो क्यों न हो, सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने के लिए वास्तविक सत्ता खो बैठते हैं। यानी ये विशिष्ट वर्ग होता है कौन? प्रशासन। ये हर किसी क्षेत्र में कोई भी धर्म कबीले से आ सकते हैं, लेकिन उनका निर्णय प्रभावित होता है और अगर प्रभावित नहीं होता है किसका? सरकार का, तो उनका वो वास्तविकता खो देता है। और ऐसे ही लोक प्रशासन भी एक कार्य अच्छा नहीं करे तो उनकी वास्तविकता वो खो लेगा। लोगों के सामने ये अच्छे नहीं दिखे जाएंगे, उनके प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, उनको इनाम नहीं मिलेगा, उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हो सकता है। और सरकार को कार्य अच्छा नहीं किया तो जनता उनको हटा भी सकती है, दूसरी सरकार को स्थापित कर सकती है। विकसित समाजों में लोक प्रशासन के कार्य एवं भूमिका उन समाजों के कार्यों से सिद्धांतवन भिन्न नहीं होते जहां लोग प्रशासन का मुख्य कार्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना और जन नीतियों का कार्यान्वयन करना। औद्योगिक समाजों में आधुनिक विज्ञान और तकनीकी के विकास ने जनजीवन और सरकार के क्रियाकलापों को अत्यधिक प्रभावित किया है। औद्योगिकरण के विशाल संगठन को जन्म दिया है। प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण जैसी समस्या उत्पन्न हुई है। यानी औद्योगिक विकसित समाज में, विकसित देशों में बहुत कुछ विकास किया, लोगों का भी विकास हो रहा है, देश का भी विकास हो रहा है, लेकिन समस्या भी बढ़ रही है। औद्योगिकरण के कारण पर्यावरण प्रदूषण हो रहे हैं और उनका रक्षा के लिए समस्या उत्पन्न हो रही है। अतः इन संगठन में समन्वय एवं सहयोग बिठाना लोक प्रशासन का दायित्व है। यानी समन्वय इस संगठन का, किसका? जो पर्यावरण का संरक्षण नहीं कर रही है सरकार के लिए, तो वो नौकरशाही लोक प्रशासन का दायित्व है कि वो जनता और सरकार में समन्वय बिठाए और खुद भी वो कार्य करें। इसी प्रकार इन समाजों में संचार एवं आवागमन व्यवस्था के विस्तार में प्रशासनिक क्रियाकलापों में के विषय क्षेत्र को पर्याप्त रूप से विस्तृत कर दिया। वहां पे आने जाने की सुविधा भी बढ़ गई है और साथ ही लोक प्रशासन के दायित्व में भी वृद्धि हुई है। लोक प्रशासन में जितनी आवाजाही के साधन बढ़ गए तो लोक प्रशासन के कार्यभार भी बढ़ गई है, जनसंख्या भी बढ़ रही है और साधन भी बढ़ रहे हैं, तकनीकी क्षेत्र बढ़ रहे हैं, तो और भी समस्या आएगी कि लोक प्रशासन का कार्य बढ़ गया कि ज़्यादा आने जाने के साधन है तो पुलिस वहाँ के नियम नहीं तोड़े तो वहाँ पे पुलिस व्यवस्था वगैरह लगाई जाती है। अधिकांश औद्योगिक समाज लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य है जहाँ लोक प्रशासन को चुनौतीपूर्ण भूमिका निभानी होती है ताकि लोकतांत्रिक और कल्याणकारी कार्यों को पूरा किया जा सके। औद्योगिक समाजों को नागरिक प्रभावी और कुशल लोक सेवाओं के अभ्यस्त हैं। अतः लोक सेवा को नियत समय सीमा में रहते हुए कार्य कुशल और मितव्ययी ढंग से कल्याणकारी कार्यों को पूरा करना पड़ता है। यानी औद्योगिकरण समाज के नागरिकों को प्रभावी करने के लिए और उनको कुशल सेवा देने के लिए उनको कम खर्च और ज्यादा विकास, ऐसे कल्याणकारी कार्य करने पड़ते हैं। संक्षेप में विकसित औद्योगिक समाज में लोक प्रशासन के मोटे रूप में 3 प्रकार के कार्यों को निष्पादित किया जाता है। विकसित औद्योगिक समाजों के कार्य में नियामक और निरोधक कार्य, लोक प्रशासन कानून का क्रियान्वयन करता, राजस्व एकत्रित करता है,
आंतरिक व्यवस्था बनाए रखता है और विदेशी आक्रमण से राज्य की सुरक्षा करता है। ये नियम उनके रोज के कार्य के कानून का क्रियान्वयन करना, कानून जो बनाए लोगों को पालन करवाए, खुद भी करे और लोक प्रशासन भी करे। राजस्व एकत्रित करना यानी सरकार को जो टैक्स बढ़ता है वो इकट्ठा करना और उसके जो विदेशी आक्रमण की रक्षा के लिए वो पैसे आपदा के लिए रखना। दूसरा कार्य है सेवा कार्य। इन दोनों में प्रशासन जनता का सेवक है, न कि स्वामी। यानी प्रशासन जनता का सेवक है, स्वामी बना तो फिर मान में कार्य सही ढंग से नहीं होगा। अतः शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, संचार, परिवहन के क्षेत्र में प्रशासन नागरिकों को सेवाएं प्रदान करता है। इन सभी क्षेत्रों में वो नागरिकों के सेवक है, स्वामी नहीं। सेवक की तरह कार्य करेंगे तभी वो लोक सेवक या लोक प्रशासन कहा जाता है। तीसरा लास्ट है निजी उद्यमों को सहायता एवं प्रोत्साहन। विकसित देशों में अधिकांश कार्य निजी उद्यम करते हैं, अतः लोक प्रशासन निजी उद्यमों को प्रोत्साहित करता है, उनकी समस्याओं का निराकरण करता है और उन्हें समन्वय स्थापित करता है। आज विकसित देशों में पर्यावरण प्रदूषण, शस्त्रीकरण यानी शस्त्र ज्यादा बढ़ाना, नगरीकरण की समस्या का चिंता का विषय बनती जा रही है। अतः इन समस्या को समाधान में लोक प्रशासन की भूमिका स्वीकार की जाने लगी है। सारकर्सी के अनुसार अधिक विकसित देशों में एक समस्या जो व्यापक रूप से दिखाई पड़ती है वह बहुत सी सेवाओं और नियामक अभिकरणों के बीच संबंधों की संगति का अभाव है। अतः लोक प्रशासन का कार्य समन्वय, मार्गदर्शन और नेतृत्व का है। लोक प्रशासन नौकरशाही तंत्र की बुराइयों से मुक्त होकर प्रबंधीय तकनीकों को अपनाया जा सकता है। यानी कुछ बुराइयां भी है, पर्यावरण प्रदूषण वगैरह ये सब हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है और साधन आवाजावा के साधन, शस्त्रीकरण, शहरीकरण बढ़ रहा है, शस्त्रीकरण, हथियार बढ़ रहे हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए। ये सब बातें बीच में आ रही है विकसित के साथ साथ, लेकिन फिर भी विकसित समाजों में लोक प्रशासन की विशेषता अच्छी कही जा सकती है। कल बच्चों हम पढ़ेंगे विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका। ये विकसित समाज है, ध्यान रखना, विकसित समाजों की भूमिका पढ़ी है, विकसित समाजों की समस्या चुनौती पढ़ी है, विकसित समाजों के प्रशासन और विशेषता पढ़ी है। कल हम पढ़ेंगे विकासशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका। ठीक है बच्चों, बाय।